नमस्कार साथियों, मैं रवि पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल अस्माकम क्लासेस पर स्वागत करता हूं। साथियों, इस समय हम पढ़ रहे हैं साउंड सीरीज और साउंड सीरीज में हमने पढ़ लिया है क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। तो चलिए आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। तो चलिए पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन longitudinal wave and transverse wave। वैसे तो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव दोनों ही मैकेनिकल वेव के एग्जांपल हैं, फिर भी इन दोनों में बहुत से डिफरेंस हैं। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन क्या डिफरेंस है इनमें। फर्स्ट पॉइंट है मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेट्स in transverse direction to wave direction। particle vibrates along the wave direction। नेक्स्ट डिफरेंस है वेव ट्रेवल in the form of crest and trough। wave travel in the form of compression and rarefaction। wave travel in the form of crest and trough, whereas in longitudinal wave travel in the form of compression and rarefaction। अब देखते हैं वन बाय वन। इन ट्रांसवर्स वेव मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेट्स इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन टू द वेव डायरेक्शन। ट्रांसवर्स डायरेक्शन मीन्स एट 90 डिग्री। ट्रांसवर्स डायरेक्शन मीन्स एट 90 डिग्री। तो मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेट्स इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन टू वेव डायरेक्शन, कहने का मतलब
ये रहा ट्रांसवर्स वेव, इसमें ये होगा वेव का डायरेक्शन और ये पार्टिकल के अप डाउन वाइब्रेट करते हैं। तो पार्टिकल अप डाउन वाइब्रेट करते हैं और वेव इस डायरेक्शन में मूव करती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पार्टिकल के वाइब्रेशन का डायरेक्शन वेव के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है या 90 डिग्री बना रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेट्स इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन टू द वेव डायरेक्शन, वेयर एज इन लॉन्गिट्यूडनल वेव पार्टिकल वाइब्रेट्स अलोंग द वेव डायरेक्शन। कहने का मतलब वेव का डायरेक्शन भी यही होता है, ये वेव का डायरेक्शन होता है और पार्टिकल भी बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे होते हैं। तो पार्टिकल के वाइब्रेशन का डायरेक्शन बैक एंड फोर्थ होता है और ये वेव डायरेक्शन होता है। तो वेव डायरेक्शन में ही पार्टिकल भी वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, तो वेव का डायरेक्शन और पार्टिकल के वाइब्रेशन का डायरेक्शन सेम होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है वेव ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रो। ऊपर उठे हुए हिस्से को क्रेस्ट और नीचे दबे हुए हिस्से को ट्रो बोलते हैं। तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में वेव ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रो। ठीक है, वेयर एज इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन वेव ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोपोगेट्स इन सॉलिड एंड ऑन द लिक्विड सरफेस। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव कहाँ पर उत्पन्न होती है, तो सॉलिड में और लिक्विड के सरफेस पे। वेयर एज लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में उत्पन्न हो सकती है, तीनों में प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल है वेव ऑन वाटर सरफेस, केवल वाटर सरफेस पर या फिर किसी एक रस्सी को एक सिरे को किसी दीवार से बांध दिया जाए और उसके बाद उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट किया जाए तो जो वेव जनरेट होती है वो ट्रांसवर्स वेव होती है। या फिर लिक्विड की सतह पर मतलब सरफेस पर ही ये जनरेट हो पाती है। ठीक है, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में जनरेट होती है और एग्जाम्पल है इसका साउंड, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड। कैरेक्टरिस्टिक मीन्स एनी फैक्टर दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द साउंड इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड्स। देयर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड्स दैट गिव्स ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द साउंड। तो चलिए वन बाय वन पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड का मतलब ये है कि ऐसे सारे फैक्टर जो हमें साउंड के बारे में जानकारी देंगे उसको हम किस में पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड में 5 फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि आ गया एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द साउंड। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन सबको पढ़ते हैं। तो देयर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड, हम यहाँ पर लिखेंगे देयर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड। फर्स्ट है वेवलेंथ, सेकंड है एम्पलीट्यूड, थर्ड वन इज फ्रीक्वेंसी, फोर्थ वन टाइम पीरियड और फिफ्थ वन है वेलोसिटी और स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, यही पांचों क्या कहलाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड कहलाएंगे। यही पांचों मिल करके हमें साउंड के बारे में कंप्लीट नॉलेज देंगे। तो चलिए वन बाय वन हम पढ़ते हैं कि वेवलेंथ क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ द साउंड होता क्या है। ठीक है, हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन कंप्लीट साइकिल। तो हम क्या बोलेंगे, मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड by wave in one complete cycle. Minimum distance covered by wave in one complete cycle is called wavelength। कहने का मतलब वेव के द्वारा
एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वही उसका वेवलेंथ कहलाता है। तो वेवलेंथ भी एक तरीके की लेंथ है, इसलिए इसका यूनिट भी क्या होगा, मीटर होगा। तो जरा हम समझते हैं कि ये वन कंप्लीट साइकिल, ये साइकिल है क्या, ठीक है। तो वन साइकिल इज इक्वल टू होता है वन क्रेस्ट प्लस वन ट्रो। वन क्रेस्ट और वन ट्रो को मिलाकर एक साइकिल बनता है। सेम उसी तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि वन साइकिल इक्वल होता है वन कंप्रेशन और वन रेयर फ्रैक्शन। एक क्रेस्ट और एक ट्रो को मिलाकर एक साइकिल बनता है, या फिर हम बोल सकते हैं वन कंप्रेशन और वन रेयर फ्रैक्शन को मिला करके एक साइकिल बनता है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रेस्ट, ऊपर उठे हुए हिस्से को क्रेस्ट और नीचे दबे हुए हिस्से को ट्रो बोला जाता है। कहने का मतलब वेव ऊपर उठा क्रेस्ट बना, नीचे गया ट्रो बना, तो एक क्रेस्ट और एक ट्रो को मिला करके एक साइकिल कंप्लीट हुआ। एक साइकिल को कंप्लीट करने में वेव कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल की, एक साइकिल को कंप्लीट करने में वेव यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर गई। तो इस मिनिमम डिस्टेंस को ही वेवलेंथ कहा जाएगा, ठीक है। वेव को एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे ही वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। तो साइकिल यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पहुँची, हाफ पार्ट कंप्लीट हो गया, इसको क्रेस्ट बोला जाएगा उठे हुए हिस्से को। फिर यहाँ से ऊपर आई तो इसको ट्रो बोला जाएगा, और ये दूसरा हाफ पार्ट है, तो ये हाफ पार्ट और ये हाफ पार्ट मिलकर साइकिल का एक कंप्लीट पार्ट बनता है, और इसी को वन कंप्लीट साइकिल बोलते हैं, ठीक है। इतने को हाफ साइकिल बोलेंगे, इतने को भी हाफ साइकिल बोला जाएगा, लेकिन दोनों को मिला दिया जाए तो एक कंप्लीट साइकिल है। तो एक कंप्लीट साइकिल में वेव जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वही उसका वेवलेंथ कहलाता है, ठीक है। इसके आगे फिर दूसरी साइकिल बनेगी, ठीक है। ये पहली साइकिल हो गई, ये दूसरी साइकिल, ऐसे ही ये इनफाइनाइट तक जाएगी, ठीक है। अगर वहीं हम बात करें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की, तो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन में भी एक बार कंप्रेशन, सपोज दैट ये है कंप्रेशन, फिर आता है रेयर फ्रैक्शन, फिर आता है कंप्रेशन, तो ये कंप्रेशन और इतना रेयर फ्रैक्शन, तो कंप्रेशन हाफ साइकिल, रेयर फ्रैक्शन हाफ साइकिल, हाफ साइकिल और हाफ साइकिल को मिला करके इसको क्या बोलेंगे, इतने को बोलेंगे हम कंप्रेशन, इतने को बोलेंगे कंप्रेशन, और इतने को क्या बोलेंगे, रेयर फ्रैक्शन। ये क्या कहलाएगा, रेयर फ्रैक्शन। तो एक कंप्रेशन और एक रेयर फ्रैक्शन को मिला करके ये यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट साइकिल बनेगी, और इसी डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस को ही क्या बोला जाएगा, वेवलेंथ बोला जाएगा। तो वेवलेंथ है क्या, मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन कंप्लीट साइकिल, इन वन कंप्लीट साइकिल, ठीक है। एक कंप्लीट साइकिल में वेव के द्वारा चली गई मिनिमम डिस्टेंस को, मिनिमम दूरी को ही क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। अगर हम बात करें यूनिट की, तो यूनिट ऑफ वेवलेंथ क्या हो जाएगी, मीटर। यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। और डिनोट इसको किससे करते हैं, तो डिनोटेड बाई वेवलेंथ, डिनोटेड बाई लैम्डा, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो वेवलेंथ भी एक तरीके का लेंथ ही है, इसलिए यूनिट भी जो लेंथ की यूनिट होती है मीटर, वही वेवलेंथ की भी यूनिट मीटर हो जाएगी, और इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव इन वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड वेवलेंथ, ठीक है। यूनिट इज मीटर एंड डिनोटेड बाय लैम्डा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है, तो एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल from mean position, ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ
मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल फ्रॉम मेन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड भी है क्या, डिस्प्लेसमेंट, तो यूनिट भी इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट इसकी भी क्या होगी, मीटर। ठीक है, देखते हैं इसको। ये है एक साइकिल है, ट्रांसवर्स वेव की एक साइकिल है। ठीक है, यहाँ का पार्टिकल, ठीक है, डिस्टर्ब होकर ऊपर गया होगा, यहाँ का भी पार्टिकल ऊपर गया होगा, यहाँ का भी पार्टिकल ऊपर गया होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब इनमें, इन सब में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल का हुआ है। अगर हम इसको पार्टिकल 1, 2 और 3 नंबरिंग कर दें तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल 2 का हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल। ये सभी पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, इसलिए ये तीनों पार्टिकल ही वाइब्रेटिंग पार्टिकल हैं, बट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल 2 का है, इसलिए डिस्प्लेस्ड एम्पलीट्यूड किसको कंसिडर किया जाएगा, पार्टिकल 2 के मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही एम्पलीट्यूड कंसिडर किया जाएगा। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल फ्रॉम मेन पोजीशन, इसी लाइन को, यही हमारा क्या है, मेन पोजीशन। ये जो लाइन दिख रही है यही हमारा क्या है, मेन पोजीशन। मेन पोजीशन मतलब अनडिस्टर्ब कंडीशन में जो पोजीशन रहती है, जब वेव जनरेट नहीं हो रही होती है तब जो पोजीशन होती है उसी को मेन पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल, इन तीनों में सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट किसका है, तो सेकंड वाले का, और सेकंड वाले का डिस्प्लेसमेंट इसीलिए क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल फ्रॉम मेन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज आल्सो अ डिस्प्लेसमेंट, दैट्स वाई द यूनिट विल बी मीटर। That's why unit will be meter because the unit of displacement is meter। ठीक है, तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड, time taken by wave to complete one cycle। ठीक है, टाइम टेकन बाय वेव टू कंप्लीट वन साइकिल, वेव को एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना समय लगेगा वो उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। हमने आपको दिखाया कि ये क्या है, एक वेव है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक में एक साइकिल कंप्लीट हो गई, यहाँ से यहाँ में दूसरी साइकिल कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में जितना समय लगेगा उसी को क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक साइकिल को कंप्लीट करने में, देखो साइकिल को हम किसी भी पॉइंट से कंसिडर कर सकते हैं जहाँ से ये कर्व अपना नेचर रिपीट कर रहा हो। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो अब दूसरी बार ये ऊपर की ओर कहाँ जा रहा होगा, पॉइंट ये है दूसरा, 0 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे ऊपर नहीं बल्कि वेव नीचे की ओर जा रही है, ऊपर की ओर यहाँ से जा रही है। तो इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ और साइकिल यहाँ से फिर दोबारा स्टार्ट हुआ, तो ये एक कंप्लीट साइकिल कहलाएगा। फिर इसके आगे ये दूसरा कंप्लीट साइकिल कहलाएगा। ठीक है, वो पॉइंट आपका साइकिल यहाँ से यहाँ तक भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक भी हो सकता है, कोई भी पॉइंट आप कंसिडर कर सकते हो, जहाँ से सेम नेचर मिल जाए वहीं से साइकिल माना जाएगा। जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टार्टिंग से मेन 0 पॉइंट से ही मानकर चलते हैं। तो यहाँ से यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट हुआ, यहाँ से यहाँ तक दूसरा साइकिल कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट वन साइकिल, यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा उसी को टाइम पीरियड कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में एक साइकिल कंप्लीट हुआ, उसी एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना भी टाइम रिक्वायरमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा। क्योंकि यह एक टाइम है तो टाइम की यूनिट समय होती है, तो टाइम पीरियड का भी यूनिट क्या होगा, सेकंड ही होगा। तो यूनिट क्या हो जाएगा, सेकंड। यूनिट क्या होगा, सेकंड। डिनोट किससे करेंगे, तो डिनोट इसको हम टी से करेंगे, डिनोटेड बाय टी, कैपिटल टी। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी
नंबर ऑफ साइकिल completed in 1 second is called frequency। ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में वेव जितने साइकिल को कंप्लीट करेगी वो नंबर ही क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें यूनिट की तो ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, पर सेकंड या फिर इसी को हर्ट्ज बोलते हैं, HZ से डिनोट किया जाता है। ठीक है, हर्ट्ज। ठीक है, तो यूनिट पर सेकंड होगी या फिर हर्ट्ज होगी। ठीक है, तो जरा सा समझते हैं। एक सेकंड में ये जितने साइकिल को कंप्लीट करेगी वही साइकिल ही, एक सेकंड में ये इतना साइकिल, 2 साइकिल को कंप्लीट किया तो फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। एक सेकंड में 3 साइकिल को कंप्लीट किया तो फ्रीक्वेंसी 3 हो गई। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में जरा समझिए कि टाइम पीरियड एक सेकंड में, मतलब एक साइकिल को कंप्लीट करने में लगा हुआ समय टाइम पीरियड कहलाता है, जबकि एक सेकंड में जितनी साइकिल को कंप्लीट करते हैं वह फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो आई थिंक आपको फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्लियर हो गया होगा। रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो रिलेशन क्या है इन दोनों में, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी को F से डिनोट करते हैं, टाइम पीरियड को T से डिनोट करते हैं, तो F इज इक्वल टू 1 अपॉन T। ये हो जाएगा रिलेशन किसमें, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, F इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी को F और N दोनों से डिनोट करते हैं, तो यहाँ N इज इक्वल टू भी 1 अपॉन T हो सकता है या F इज इक्वल टू 1 अपॉन T। ठीक है, लास्ट करेक्टरिस्टिक है हमारा, लास्ट करेक्टरिस्टिक है स्पीड और वेलोसिटी और स्पीड। ठीक है, लास्ट करेक्टरिस्टिक है वेलोसिटी और स्पीड। तो वेलोसिटी जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी क्या है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन यूनिट टाइम। ठीक है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द वेव, डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव in unit time period is called velocity या फिर स्पीड, इसी को बोलेंगे। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। एक निश्चित समय में जो भी डिस्टेंस ये कवर करेगा तो वो क्या कहलाएगा, उसका वेव का स्पीड या वेलोसिटी कहलाएगा। कहने का मतलब एक फिक्स टाइम में वेव के द्वारा चली गई दूरी ही या ट्रेवल किया गया डिस्टेंस ही क्या कहलाएगा, स्पीड या वेलोसिटी कहलाएगा। ठीक है, फार्मूला क्या बन जाएगा इसका, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम पीरियड। हमने ये पढ़ रखा है कि जो हम डिस्टेंस एक सेकंड में कवर करते हैं उसी को ही वेवलेंथ बोलते हैं। तो स्पीड को v या से अगर हम डिनोट करें तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन टी। टाइम पीरियड क्या है, टी। ठीक है, टाइम पीरियड को टी से डिनोट करते हैं, जो डिस्टेंस कवर करते हैं वही लैम्डा होता है। लैम्डा मतलब वेवलेंथ। ठीक है, तो
तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि v इक्वल टू लैम्डा अपान टी, और यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस कवर्ड या वेवलेंथ का भी यूनिट मीटर होता है। ठीक है, और टाइम पीरियड का सेकंड, तो यूनिट क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड। हम अभी ये भी रिलेशन पढ़े हैं कि 1/t क्या होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1/t इंटू लैम्डा। ठीक है, तो 1/t क्या होता है, f, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। हम क्या बोल सकते हैं कि वेलोसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ velocity is the product of frequency and wavelength। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का ये क्या है, प्रोडक्ट है, तो हम लिख सकते हैं स्पीड या वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ठीक है, हम वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। आई थिंक ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कर